सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे वर्ड फ्लू के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ड फ्लू क्या होता है, भारत में कैसे एक नई आफत बनता जा रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे जिब्राल्टर के विषय में, समझेंगे कि जिब्राल्टर कहां पर है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है और इस समय यह क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस समय एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना। इससे अभी हम जो है कि उबर पाते, उसी बीच एक नई आफत हम लोगों को देखने को मिल रही है और ये जो नई आफत है, इसका नाम है बर्ड फ्लू। दरअसल पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षियों की मौत हो गई है और इन पक्षियों के मौत के पीछे जो कारण है वह है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। और इसका एक नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है H5N8। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद रखना है। यह जो है कि एवियन इन्फ्लुएंजा का एक नया स्ट्रेन है, जिसका नाम है H5N8 और इसकी वजह से लगभग 36,000 पक्षियों के मारे जाने की खबर है केरल में। ठीक इसी तरह की जो खबरें हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में भी आपको देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर यह तेजी से भारत में फैल रहा है और इसी के कारण कई राज्यों में जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर जो मुर्गियां होती हैं उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह जो बर्ड फ्लू है कहीं बाहर ना फैल जाए। बाहर फैलने का मतलब है कि मान लेते हैं यह एक पोल्ट्री फार्म हाउस है, इसमें कुछ मुर्गियों को रखा गया है। अब यहां पर क्या होता है कि देखा गया कि यहां पर एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण है, तो स्वाभाविक यहां पर जो रहने वाले पक्षी हैं वह तो प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन अगर यहां पर जो रहने वाले पक्षी हैं, जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, अगर उनमें संक्रमण ज्यादा होता है और यह अगर बाहर जाते हैं, चाहे खरीदने बिकने के रूप में या किसी भी रूप में, या फिर दूसरे पक्षी यहां पर आकर बैठते हैं और यहां से जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, संक्रमण होगा। इसी के कारण यहां कुछ पोल्ट्री फार्म को टारगेट करके जहां पर यह संक्रमण देखा जा रहा है, वहां के पक्षियों को मारा जा रहा है। सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में यह खबर आई कि वहां पर जो माइग्रेटरी स्पीसीज गीज हैं, इनके 2700 पक्षी मरे हुए मिले हैं। अब समझ सकते हैं कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, जो इनका नाम है गीज, यह आते हैं आपके नॉर्थ वाले एरिया से। जब वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है तो वह अपेक्षाकृत कुछ गर्म स्थानों पर माइग्रेट करके आते हैं, जिसमें उनका एक मेन जो डेस्टिनेशन होता है वह होता है हिमाचल प्रदेश का पौंग डैम एरिया। और यह जो पौंग डैम है, यहीं पर जो है कि इसी के पास वाले एरिया में इनके मरने की खबर आई। वहां तक तो यह लग रहा था कि हो सकता है किसी अन्य कारण से इनकी मृत्यु हुई, लेकिन अब यह सूचना आई है कि यहां पर भी बर्ड फ्लू ही है, जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु हुई है। अभी जिस पौंग डैम का मैंने जिक्र किया, यह दरअसल आपको पता है एक वेटलैंड एरिया है और इस वेटलैंड एरिया में क्या होता है, हर साल जो है कि लाखों पक्षी आते हैं। अगर यहाँ पर जो बर्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं या जो भी कारण हैं, उनका निवारण ना किया गया तो आने वाले समय भी यहाँ पर जो पक्षियों के मरने की खबरें आती रहें। इसीलिए एहतियाती तौर पर यहाँ पर कई प्रकार के कदम उठाए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो नगरोटा रेंज है, जो कि शिवालिक का एक भाग है, वहां पर भी पक्षियों के मरने की खबर है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह आप जो मैप देख रहे हैं, यहां से लेकर आपके इन सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के बर्ड फ्लू हमें की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। प्रयास यह किया जा रहा है कि इसको इन्हीं क्षेत्रों में रोका जाए, पूरे भारत में ना फैले। इसी के कारण कई राज्यों ने इसको राज्य आपदा के रूप में घोषित किया है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका एक ब्यास नदी और यह जो दिखाया गया है, इसके पीछे
नीचे आप देखेंगे तो आपको एक पौंग डैम बनाया गया है, जिसकी लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर लोकेशन देखेंगे तो ये जो कांगड़ा जिला है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि जो खबर आती है हम उसी को पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड जो न्यूज होती है उसको हम स्किप कर देते हैं, जैसे पौंग डैम जलाशय। तो इसका जो जिक्र आया है तो इसके विषय में लोकेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। और ये जो जलाशय है कई प्रकार के गीज, जो जिसमें वार हेडेड गीज के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा यह पक्षी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो यहाँ पे बर्ड फ्लू की घटनाएं हुई उसमें सर्वाधिक प्रभावित पक्षी जो था वह यह थे, लेकिन और कौन कौन से पक्षी मिलते हैं तो इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश में इसका जो आउटब्रेक है वो काफी देखने को मिल रहा है। इसी के कारण यहाँ के जो भी पक्षी हैं या जो भी यहाँ मछली हैं या फिर उनसे जुड़े जो भी उत्पाद हैं, इनकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है, क्योंकि होता क्या है कि जब बर्ड फ्लू से हो तो पहले होते तो पक्षी और पशु ही प्रभावित हैं, लेकिन यदि व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो क्या हो सकता है, व्यक्तियों में भी संक्रमण इनका आ सकता है। इसके कारण एहतियाती तौर पर ऐसा किया गया है। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू की वजह से कौवों की भी मौत हो रही है, जो कि सामान्यतः एक नहीं होती है और एक नया घटना देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कौवों की मौत है वह हो सकता है बर्ड फ्लू का जो नया स्ट्रेन है उसके वजह से ऐसा हो रहा हो। इसी तरह से कुछ जो है कि मोर जो होते हैं उनकी भी मृत्यु की यहां पर सूचना है, और उनमें भी पाया गया है H5N8 का स्ट्रेन, जो कि इन्फ्लुएंजा का एक स्ट्रेन है। अब दरअसल है क्या कि ये जो पूरी घटनाएं हमने देखी, इससे यह लग रहा है कि यह काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में काफ़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने दिल्ली में राज्य सरकारों के एक्शन और पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए एक कंट्रोल रूम बना दिया है, और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि इसको रोका जाए। और इसी के साथ देश के सभी अभ्यारण्य और जो पार्क हैं उनमें भी सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आखिर यह जो बर्ड फ्लू है ये फैलता कैसे है, उस पर भी हम आएंगे। पहले थोड़ा सा एक जो फैक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं स्टार भी कर दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि देश में पक्षियों और जानवरों में होने वाले संक्रमण का पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, जो कि भोपाल में है और यह आता है ICAR के अधीन। और इसी ने कंफर्म किया है कि जो यह मौत हो रही है वह बर्ड फ्लू के वजह से ही हो रही है, और जो नया स्ट्रेन पाया गया है उसकी भी पुष्टि की गई है। अब जो बर्ड फ्लू है इसको अगर हम देखें तो सामान्यतः इसको एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, लेकिन कॉमनली हम इसको क्या करते हैं, बर्ड फ्लू के नाम से बुलाते हैं। यह जो बर्ड फ्लू है यह क्या होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके वजह से फैलता है, और एक संक्रामक बीमारी है जो पक्षियों और जो कि जंगली पक्षी या फिर पालतू पक्षियों और जानवरों में सामान्यतः फैलता है। अर्थात अगर एक पक्षी इससे संक्रमित हुआ तो वह उससे दूसरा पक्षी भी संक्रमित हो सकता है। इसी के कारण यह संक्रामक बीमारी है। यह सामान्यतः जैसे कि हमने बताया पक्षियों और जानवरों में ही होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आता है तो मनुष्यों में भी संक्रमण हो सकता है, और संक्रमण होने का मतलब है कि यह जो संक्रमण है काफी घातक भी होता है। तो देखा होगा आपने कि जो पोल्ट्री फार्म होते हैं इसी के कारण जब भी वहां पे कोई पक्षी जो है कि संक्रमित होता है तो वहां पे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए खास दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, या फिर उनसे यह कहा जाता है कि अभी पैसे को आपको नहीं देखना है, पोल्ट्री का आपको मोह नहीं करना है, सबसे पहले आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है। और इसी के कारण कि कोई भी वहां पर जो जीव है, मुर्गी है या कोई भी जीव है जिसका पालन किया जा रहा है उसको नहीं छोड़ा जाता, सामान्यतः सबको मार दिया जाता है। कारण यह है कि हो सकता है कि वो व्यक्तियों से संक्रमण फैले। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति में इसका जो संक्रमण है उसके आसार नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित इन जीवों के संपर्क में आता है तो संक्रमित हो सकता है। अभी जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है यह दो प्रकार के प्रोटीन जिनका नाम आपको लिखा हुआ है, इनको शॉर्ट में HA और यह आपका NA के नाम से जाना जाता है, इनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि आप देखिए यहां पर
एक नाम लिखा हुआ है H7N9। तो H7N9 डिनोट क्या करता है? दरअसल हमने क्या बताया आपको कि यह दो प्रकार के प्रोटीन का मिला हुआ रूप है, जिसमें जब क्या होता है HA7 प्रोटीन और Na9 प्रोटीन जब होते हैं तो उनको हम किस रूप में देखते हैं? इस रूप में लिख देते हैं। तो ये जितने नाम हैं इसी के रूप में प्रोटीन को डिनोट करने के लिए क्या हुआ, लिखा गया। और भारत में जो स्ट्रेन फैल रहा है उसमें क्या है? H5N8। तो इसी के आधार पर इसको भी आप क्या कर सकते हैं? डिकोड कर सकते हैं। यह जो अत्यधिक रोग कारक एवियन इन्फ्लुएंजा है, जिसको हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको शॉर्ट में HPAI, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए, HPAI है, मुख्य रूप से पक्षियों में ही पाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो उससे क्या होता है? काफी दिक्कत होती है। और जब क्या होता है, यह HPAI अर्थात हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा किसी पक्षियों के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इससे क्या होता है? लाखों पक्षियों को मारना पड़ता है। और इसी के कारण अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोल्ट्री फार्म है या मुर्गी पालन उद्योग है उसके लिए सबसे घातक कौन सा इन्फ्लुएंजा है, तो आपको क्या नाम याद रखना है? HPAI का नाम याद रखना है। ये जो विषाणु हैं इनको जो है कि इन्फ्लुएंजा ए या इन्फ्लुएंजा टाइप ए के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। और ये जो विषाणु होते हैं ये आरएनए प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, ये आरएनए प्रकार आपने सुने होंगे, जो विषाणु होते हैं डीएनए और आरएनए दोनों के मिले होते हैं और दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये आरएनए प्रकार के हैं और यह जो है आर्थोमिक्सोविरेदे जो है कि वर्ग से संबंधित होते हैं और इनको ABC कैटेगरी में वर्गीकृत भी किया जाता है। अर्थात यह जो इन्फ्लुएंजा है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये डीएनए वायरस है तो कहिएगा नहीं, आरएनए वायरस है। इनकी 3 सब कैटेगरी होती हैं, A और B और C। और A और B और C बस इसलिए समझ लीजिए ताकि अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए इनसे कोई आप लाइन बनाई जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा ए जो होता है इस सामान्यतः जंगली पशु पक्षियों में ही पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में जब इनका संचार होता है तो काफी घातक होता है। ये किस किस विषय में है? ए के विषय में। वहीं जो बी है वह जो है कि विशेष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है और यह जब जानवरों से मनुष्यों में आता है तो इसका प्रसार तेजी से होता है। वहीं जो सी प्रकार का है वह मनुष्यों, कुत्तों और सूअरों को अधिक प्रभावित करता है, होता अपेक्षाकृत कमजोर है और यह केवल बच्चों में ही हल्के रोग उत्पन्न कर पाता है, लेकिन इसका संबंध भी किससे है? इस प्रकार के जीवों का। अब ये जो आप सोचेंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता कैसे, तो हो सकता है कि जो बर्ड फ्लू की उत्पत्ति हुई हो, जैसा कि हमने हिमाचल प्रदेश में बताया, मध्य प्रदेश में बताया, कहीं दूसरे देश में हुई। तो होता क्या, जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, जो पक्षी हैं, वह क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम कहें कि जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, वहां पे बर्ड फ्लू फैला था, वहां से कुछ पक्षी प्रवास करके जो है कि इंडिया में आए, कुछ राज्यों में आए और वहां से धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ के जो लोकल पक्षी हैं उनके संपर्क में आएंगे। धीरे धीरे क्या होता है? दायरा बढ़ने लगता है। क्योंकि पक्षियों की जो गति होती है वह चलायमान होती, इसी के कारण इसका प्रसार भी तेजी से होता है। और जब यह स्थानीय पक्षी इससे प्रभावित होने लगते हैं और संक्रमित होने लगते हैं तो मान लिया जाता है कि इसका आउटब्रेक हो चुका है, जैसा कि इंडिया के संदर्भ में इस समय देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण प्रयास ये किया जाता है कि जो भी पक्षी संक्रमित हैं, जिस क्षेत्र के पक्षी संक्रमित हैं, उनके लिए जो कि खास इंतजाम किया जाए। फिर भी अगर व्यक्ति कोई अगर संक्रमित हो जाए तो क्या क्या इसके लक्षण होंगे, ये देख लीजिए। तो इसके जो लक्षण होते हैं सामान्यतः फ्लू की तरह ही होते हैं और सांस लेने में अधिक समस्या होती है, उल्टी होने का एहसास होता है और यह जो इसमें बुखार होता है, सिर दर्द आपको महसूस होता है, कफ रहता है, नाक से पानी आता है, गले में सूजन उत्पन्न होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, दस्त होता है और उल्टी का हमने बता ही दिया, सांस लेने में समस्या होती है और निमोनिया के जैसे लक्षण भी दिखते हैं और आंख में जो है कि बीमारी भी हो सकती है। तो इसी कारण अगर आपने देखा होगा तो गाइडलाइन जारी की गई है कि जिन क्षेत्रों में जहां पर पक्षियों को संक्रमित देखा गया है उन क्षेत्रों में साफ गाइडलाइन की है कि अगर आपके अंदर किसी ऐसे लक्षण को देखने को मिलता है तो आपको उसे हल्के में नहीं लेना है। वह हो सकता है कोविड ना हो, वह बर्ड फ्लू हो सकता है। इसलिए आपसे भी ये पूछे जा सकते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। प्रश्न आएगा उपचार इनके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो संक्रमित
में पक्षी हैं, विशेषकर जो मारे गए पक्षी, इनसे दूरी बनाकर आपको रखना है। और अगर संक्रमण फैलता है तो मांस से जो इनका जो अब कच्चा मांस जो लोग खाते हैं उनका प्रयोग करने से बचें। और इसके लिए जो है कि आपको क्या करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ दवा है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार। ये नहीं कि अब जाएं और मेडिकल स्टोर से इन दवाओं को खरीद लाएं और फिर क्या करें, इनका सेवन करने लगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो बर्ड फ्लू है कैसे एक आफत के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जिब्राल्टर के अपने टॉपिक पर। हम जिब्राल्टर पर बात करें उससे पहले एक मैप देखिए। इस मैप को देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं यूरोप और अफ्रीका। ये देखिए, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी सिरा है और ये है आपका यूरोप। यहाँ पर एक पतली सी जो है कि जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। अब ये जो जिब्राल्टर जलसंधि है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो अटलांटिक ओशन है और इधर जो मेडिटेरियन सी है अर्थात भूमध्य सागर, उसको ही कनेक्ट करता है। लेकिन इसको अगर आप इस रूप में देखिए तो आपको पता है कि आप इधर से भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए आप कहां आ सकते हैं, इंडियन ओशन में आ सकते हैं। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यूके का एक जहाज है, वह कहां से, यूके से चलता है, तो उसके पास यह विकल्प है कि जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए क्या हो जाए, लाल सागर होते हुए इंडियन ओशन में आ जाए। लेकिन अगर यह जलसंधि नहीं होगी तो कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, आप इससे वाकिफ। अब देखिए यहाँ पर जो है कि एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसको हम सामान्यतः ब्रिटेन भी बुला लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, मैं बता चुका हूँ। खैर, अब ये जो यूके है आपको पता है इसने ब्रेक्जिट कर लिया है, अर्थात यूरोपीय यूनियन से क्या हो गया है, बाहर आ गया है। तो यूरोपीय यूनियन से जब ये बाहर आया है तो इसका एक क्षेत्र है जिसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा जिब्राल्टर। ये देखिए जो जिब्राल्टर है जिसको मैं अब हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये जिब्राल्टर है। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए कहां पर है, यही जो मैंने आपको जिब्राल्टर जलसंधि बताया यहीं पर, और यही जिब्राल्टर के नाम पर ही इस जलसंधि का नाम भी जिब्राल्टर रखा गया है। अब यहाँ यह जो है जिब्राल्टर, ये भी क्या है, यूके का ही पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अब क्या हो गया है, यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया। तो प्रश्न आ रहा है कि आखिर यह जब यूके क्या हुआ है, यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया है, तो यहां पर स्थित यह जो जिब्राल्टर है इसके साथ संबंध कैसे रहे, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री लगती है वो किसके साथ लगती है, स्पेन के साथ लगती है। और स्पेन कह सकता है कि अब आप यूरोपीय यूनियन के भाग नहीं है तो हमारे यहां से आवागमन नहीं होगा। ऐसी समस्या आ सकती है। इसी पे पूरा टॉपिक है, इसलिए हमें थोड़ा सा समझना है। यहां पर और कुछ चीजों को देख लिए। यहां पर स्पेन है, यहां पर पुर्तगाल है, यहां पर जो है कि आपका फ्रांस है, यहां पर एक जो है कि देश है छोटा सा, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी आप देख सकते हैं कि कोई अगर ये देश या कोई भी क्षेत्र या कोई व्यक्ति यहां से होकर जाना चाहे तो यूरोप के सभी क्षेत्रों में वह पहुंच सकता है और यूरोपीय यूनियन का वो फायदा उठा सकता है। अब देखिए इस मैप को, इस मैप में दिखाया गया है कि यूके की जो टेरिटरीज है, यूके मतलब ब्रिटेन की जो टेरिटरीज हैं, सिर्फ यूके का जो विस्तार है वह यहाँ पर ही नहीं है, मुख्य भूमि के रूप में नहीं है, बल्कि उसके कुछ जो है कि टेरिटरी अभी कई जगह हैं। जैसे कि बरमूडा वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, जो है कि ये बाकी जो आपके फॉक आइलैंड है ये देख सकते हैं, जिब्राल्टर है, ये जितने नाम लिखे हुए हैं ना, ये सब क्या है, इसकी टेरिटरी है, जिनकी संख्या जो है कि 14 है, और इसी में से एक जिब्राल्टर भी है। अब होता क्या है, जो टेरिटरी है यह शासन तो अपना खुद चलाते हैं, लेकिन इनके जो विदेशी मामले होते हैं, जो रक्षा मामले होते हैं, उनको कौन गाइड करता है, यूके गाइड करता है। तो जब यूके गाइड करता है तो इस समय यह जो ब्रेक्जिट की घटना हुई है उसके वजह से स्पेन के साथ जिब्राल्टर का विवाद क्या हुआ है, थोड़ा सा तनावपूर्ण हुआ है, और उसी के संदर्भ पूरा टॉपिक है, आऊंगा मैं उस पर, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो मैप है मैं चाहूंगा आप इसको जो है कि डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये देखिए आप जिब्राल्टर, और जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि यहां से होकर आपको इधर से जाना है, तो ये देखिए सिंपल रास्ता, और बाकी इसके जितने भी अन्य जो टेरिटरी हैं उनको मैंने आपको दिखा दी। अब थोड़ा सा
इसको और थोड़ा पास से देख लीजिए। ये रहा आपका जो है कि स्पेन, यहाँ पे पुर्तगाल, और ये रहा आपका जिब्राल्टर। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये रहा जिब्राल्टर। और ये जिब्राल्टर के अगर पास में देखेंगे तो स्पेन लिखा हुआ दिखाई देगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए स्यूटा लिखा हुआ है, और स्यूटा के ब्रैकेट में लिखा हुआ स्पेन। और यह जो क्षेत्र है स्यूटा इसका नाम है, इस पर यह स्पेन का भी जो है कि अधिकार है, लेकिन मोरक्को बार बार कहता है कि नहीं हमारा एरिया है। और जैसा कि यहां पर जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर के संदर्भ में स्पेन कहता है ये हमारा। तो अब इसी को लेकर जब जितनी चीजें हैं बैकग्राउंड से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र को आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं एंडोरा, पुर्तगाल और स्पेन और ब्रिटिश क्षेत्र अर्थात यूके का क्षेत्र जिब्राल्टर। तो आपसे अगर पूछे कोई आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ है, तो मैंने जो आपको अभी लोकेशन दिखाया फिर से मैं दिखा देता हूं, उसको आप देख लीजिए, इसको आप ध्यान में रखिए। यह जो क्षेत्र है यही क्या है आपका आइबेरियन क्षेत्र। तो इसी के अंतर्गत क्या आता है, जिब्राल्टर भी आता है। जिब्राल्टर ब्रिटेन के 14 समुद्र पारी क्षेत्रों में शामिल है। यह वह क्षेत्र है जो ब्रिटेन की मुख्य भूमि से दूर है, लेकिन उन पर ब्रिटेन की सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता लागू होती है। कुछ नाम लिखे हुए हैं, और इन क्षेत्रों का जो रक्षा और विदेशी मामलों पर नियंत्रण किसका रहता है, यूके का रहता है। अब ये जो आपको मैंने दिखाया कि भूमध्य सागर के प्रवेश कुंजी के नाम से मशहूर जिब्राल्टर जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है, जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया फिर से मैं दिखा देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए आपका यह जो जिब्राल्टर क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 6.84 जो है कि 3 वर्ग किलोमीटर है। यह एक चट्टानी क्षेत्र है जो स्पेन के मूल स्थान से दक्षिण की ओर समुद्र में निकला हुआ है। जैसे कि हम कहें कि मूल हिस्सा जो है क्या है, वह जो स्पेन का हो यह इतना, लेकिन कुछ ऐसा भाग आगे की ओर निकला हुआ, समुद्र की ओर निकला हुआ है, यही क्या है, जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर के चट्टानी प्रायद्वीप को दी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे दी रॉक किसके संदर्भ में यूज करते हैं, तो यह जो जिब्राल्टर का जो चट्टानी क्षेत्र है इसी को कहते हैं। और यह जो जिब्राल्टर का चट्टानी भाग है, इसके पीछे किसका भाग है, स्पेन का है। ध्यान रखिएगा, हमने फिर से ध्यान दीजिए कि इस पे क्या लिखा हुआ है, स्पेन के मूल स्थल से जो है कि दक्षिण की ओर समुद्र में निकला हुआ जो भाग है यही क्या है, जिब्राल्टर का। और इसी चट्टानी भाग को क्या है, दी रॉक के नाम से हम जानते हैं। अब जो चट्टानी क्षेत्र है ये चूना पत्थर से बना हुआ है। ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किससे बना हुआ है। और इसमें कई स्थानों पर प्राकृतिक गुफाएं आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि यह मुख्य रूप से तो चट्टानी है, लेकिन समुद्र का कुछ भाग सुखाकर समतल कर लिया गया है, और ये भी क्या है, जिब्राल्टर में शामिल है। तो कोई पूछे क्या जिब्राल्टर पूर्णतः जो है कि केवल चट्टानी भाग है, तो कहिएगा नहीं, कुछ समतल क्षेत्र है जो समुद्र को सुखा कर बनाया गया है, और इसी के कारण इसमें समतल भाग भी है। और यह जो समतल क्षेत्र है इसी में अधिकांश जनसंख्या है कि निवास करती है। कुल जनसंख्या लगभग यहाँ पर 34,000 है। यह जो क्षेत्र है जैसा कि हमने बताया स्पेन इस पर दावा करता आया है। दरअसल हुआ क्या था, 1704 से पहले ये जो क्षेत्र था ये स्पेन का था, लेकिन 1704 में एंग्लो डच सैन्य हमले से जो है कि स्पेन ने इसे खो दिया और इस पर कब्जा हो गया यूके का। और 1713 में आधिकारिक तौर पर यह ब्रिटेन का हिस्सा हुआ। तब से लेकर अभी तक यह क्षेत्र क्या है, अभी भी यूके के अधीन है, ब्रिटेन के अधीन। हालांकि स्पेन ने कई बार प्रयास किया कि हमला करके किसी भी तरह से वह उस पर कब्जा कर ले, लेकिन आपको पता है कि जो ब्रिटेन की नेवी है या जो सैन्य ताकत है वह अभी से नहीं, काफी लंबे समय से काफी मजबूत रही है। तो कुल मिलाकर स्पेन हमेशा असफल रहा है और अभी भी क्या है, यह यूके का ही भाग। यहाँ 2 बार 1968 और 2002 में जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह में यहाँ की जनता को यह निर्णय लेना था कि स्पेन के साथ उनको रहना है या फिर ब्रिटेन के साथ रहना है। कई बार यहाँ बातें उठती थी कि यहाँ पर ब्रिटेन जो है कि गलत कर रहा है, यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं है कि वह जो है कि जनमत संग्रह करें। तो 2 बार जनमत संग्रह भी करवा लिया गया। वहाँ के लोगों से पूछा गया, अच्छा आप ही बता दो कि आपको किसके साथ रहना है। लोगों ने दोनों बार कहा कि हमें ब्रिटेन का ही हिस्सा रहना है, अर्थात ब्रिटेन के पक्ष में ही क्या किया, मतदान किया। प्रश्न आएगा कि आखिर
ऐसा यहाँ के लोगों ने क्यों किया? क्योंकि तो करीब तो क्या है, स्पेन के हैं। तो इसके पीछे के दो कारण, पहला तो यह है कि यहाँ के लोगों का जो ब्रिटेन से जुड़ाव है 300 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से है। दूसरा कारण, जो सबसे प्रमुख कारण है, वह है ब्रिटेन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप स्पेन के कंपेयर में देखें तो ब्रिटेन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण इसको आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। और चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि अभी ब्रिटेन या यूके क्या था, यूरोपीय यूनियन का भी भाग था, तो इसके कारण जिब्राल्टर क्या करता था, स्पेन के माध्यम से अपना पूरा व्यापार करता था और स्पेन रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह यूरोपीय यूनियन के नियमों से क्या बंधा। तो जिब्राल्टर के लोगों ने सोचा, और जो उनका वहां के लोगों का मानना है कि चूंकि हमें तो पूरे यूरोप में व्यापार करने का अधिकार है, हमें जो है कि यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहने पर फायदा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है कि जो ब्रिटेन है वह एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी के कारण क्या है, हमें उसके साथ रहना है। कुल मिलाकर यहाँ के लोग जो है कि स्पेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और यह बात दो जनमत संग्रह में हो चुकी है, और ना ही तो यूके भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन आप सोचिए कि अगर जिब्राल्टर जो क्षेत्र है उस पर भी स्पेन का कब्जा हो जाए और स्पेन ये कहे कि नहीं अब यहाँ से कोई जहाज पानी का नहीं जाएगा, तो पूरा मेडिटेरियन जो क्षेत्र है उस पर क्या होगा, उसका कब्जा हो जाए। तो यह जो जिब्राल्टर के लोग हैं वह एक तरह से ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन दोनों का क्या करते थे, फायदा उठाते थे। और उनको यह लगता था चूंकि हम जहां पर हमारी लोकेशन है, इससे यह हमें फायदा होता है यूरोपीय यूनियन के हिस्सा बने रहने से, कि स्पेन से होकर हम यहाँ कहीं भी यूरोप के हिस्से में आ जा सकते हैं और यूरोप के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अब जब क्या हुआ, ब्रेग्जिट की बात आई, तो यह जो जिब्राल्टर है इसका जो मत था कुछ अलग था। हुआ क्या था कि वर्ष 2016 में जब ब्रिटेन ने कहा कि हमें यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाना है, तो उस जनमत संग्रह में जिब्राल्टर भी शामिल था, क्योंकि क्या है, वह यूके का भाग है। तो जिब्राल्टर जब शामिल हुआ तो जिब्राल्टर ने कहा कि हम क्या करेंगे, यूरोपीय यूनियन का ही हिस्सा रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जिब्राल्टर में जब वोटिंग हुई तो जिब्राल्टर के 96% लोगों ने कहा कि क्योंकि हमें क्या होता है, यूरोपीय यूनियन के साथ रहने से फायदा होता है, और इससे दो फायदे होते हैं, ब्रिटेन के साथ रहने का भी और यूरोपीय यूनियन के साथ रहने का भी। इसलिए हम क्या करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का भाग रहेंगे। और स्कॉटलैंड की तरह जिब्राल्टर का मत भी यही था कि हमें यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ओवरऑल जो वोटिंग हुई उसमें लगभग 52% लोगों ने कहा कि हमें क्या करना है, ब्रेग्जिट के लिए आगे बढ़ना। और ऐसा ही हुआ, और इसी के कारण 1 जनवरी 2021 से क्या हो चुका है, ब्रेग्जिट लागू हो चुका है, ऑफिशियली लागू हो चुका है। इन 4 वर्षों में अर्थात 2016 से लेकर 2020 के लास्ट तक कई तरह की खींचतान के बाद क्या हुआ है, फाइनली ब्रेग्जिट डील हो गई। तो प्रश्न आया है कि आखिर फिर जिब्राल्टर का क्या किया जाए। चूंकि जिब्राल्टर भी क्या है, यूके का भाग है, तो क्या उसको यूरोपीय यूनियन से जो लाभ मिलता था वह नहीं मिलेगा? तो हाँ, आधिकारिक तौर पर तो क्या हुआ है, जिब्राल्टर भी अब क्या है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, क्योंकि यूके जो इसका मूल देश है वह इससे क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। लेकिन जिब्राल्टर के लिए एक खास जो है कि उपबंध किया गया है और जिब्राल्टर को शेंजेन क्षेत्र अर्थात शेंजेन एरिया में डाल दिया गया। शेंजेन एरिया का मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों को, जिन देशों को इसमें डाल दिया जाता है उनके बीच में जो आवागमन है वो मुक्त होता है। यहां पर जिब्राल्टर के लोगों को क्या चिंता थी कि ऐसा ना हो कि हमारा स्पेन के साथ जो कनेक्टिविटी है, यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों के साथ जो कनेक्टिविटी है वह प्रभावित हो जाए। तो क्या किया गया है, जिब्राल्टर को क्या कर दिया गया है, शेंजेन एरिया में डाल दिया गया। मैं आपको एक मैप के माध्यम से इस चीज को समझाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि ये जो नीला कलर वाला क्षेत्र है यह है आपका शेंजेन एरिया, अर्थात इसमें वह देश हैं जिनको शेंजेन एरिया के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो है कि आपका यह जो शेंजेन एरिया का ही क्षेत्र है, इसमें उन देशों को भी शामिल किया गया है जो यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। इसमें जो भी देश को शामिल होता है होना है उसके ऊपर यह
निर्णय छोड़ा जाता है कि क्या आप इसमें शामिल होते ना चाहते हैं या कि नहीं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, नॉर्वे और यहां पर स्विट्जरलैंड, यह क्या है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है, लेकिन यह क्या है कि शेंजन एरिया के भाग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्विट्जरलैंड के लोग भी यूरोपीय यूनियन के किसी भी क्षेत्र में अपने पासपोर्ट के साथ जो है कि ट्रेवल कर सकते हैं, आवागमन पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी तरह से नॉर्वे के लोग अपने पासपोर्ट के माध्यम से यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में अपना भ्रमण कर सकते हैं। अर्थात यहां पर आवागमन पर जो बैरियर होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, किसके माध्यम से, शेंजन एरिया के माध्यम से। और इसी तरह का जो प्रावधान है अब जिब्राल्टर पर भी क्या होगा, लागू होगा। तो जिब्राल्टर के जो लोगों की चिंता थी कि कई तरह के जो हम सेवाएं देने के लिए यूरोपीय यूनियन में जाते हैं या कई तरह जो लोग हैं यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से हमारे यहाँ आते हैं, उनके आवागमन पे कोई रोक ना हो, तो इसी के लिए उसको जिब्राल्टर को शेंजन एरिया में डाल दिया गया। इसके अंतर्गत अभी जो है कि 22 देश आते हैं, जिसमें 4 देश ऐसे भी हैं जो हमने बताया यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। ये 4 कौन से देश हैं, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। 6 ऐसे भी देश हैं जो इसका भाग नहीं है, लेकिन वह क्या है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य तो हैं, लेकिन क्या है, इसका भाग नहीं है। इसमें कौन से देश हैं, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है और आयरलैंड है। और अब ध्यान दीजिए, अब यूके इसका जो है कि सदस्य भी नहीं रहा है। यूके अब चूंकि बाहर हो गया तो ऐसे देशों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लेकिन यूके के साथ जो देश हैं वह 6 हैं और इसमें एक देश है आपका रोमानिया। तो ये जो 6 देश हैं यह इसका भाग नहीं थे, अर्थात जो है कि इसका भाग वह नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि यूके का जो जिब्राल्टर क्षेत्र है उसको शेंजन एरिया में शामिल कर दिया गया। इससे क्या होगा कि जो यहाँ के लोग हैं एक पासपोर्ट के आधार पर आवागमन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आवागमन के लिए तो छूट दी गई है, बाकी जो भी छूट होंगे अर्थात जो व्यापार के नियम होंगे वह वही होंगे जो यूके के साथ क्या हुआ है, यूरोपीय यूनियन की डील हुई है। अर्थात यहां पर आवागमन के संदर्भ में ही सिर्फ छूट दिया गया है, ना कि सभी तरह के व्यापार के लिए यह आपसे पूछा है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जिब्राल्टर इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।